हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम क्लास 11th का भी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11th के केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है ना, वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में आप जब बुक पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आप लोग को बताया गया है कि विज्ञान जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका विकास आप लोग को बताया जाएगा कि दो रोचक चीजों से हुई। एक पहले ये चलता था कि भाई एक पत्थर है जिसको हम छू देंगे, मतलब जिसको किसी चीज पर अगर हम टच कराएंगे तो वो सोने में बदल जाएगा, उसको पारस पत्थर कहते थे। ठीक है, मतलब पारस पत्थर जो था वो, उसको अगर किसी चीज से हम छू दें तो वो फिर सोने में बदल जाएगा। ठीक है, वो वस्तु। तो एक तो वो था, और दूसरा अमृत की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इन दो चीजों की खोज से रसायन विज्ञान शुरू हुआ। ठीक है, हम इस चैप्टर में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में ये पांच मतलब ये कुछ चीजें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है सार्थक अंक, ठीक। दूसरा है मोल संकल्पना। तीसरा है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में आप लोग 4 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद है स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, फिर है सीमांतरीकरण। तो ये जो 6 टॉपिक है ये हम चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों का कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि चैप्टर फर्स्ट में केवल 6 ही टॉपिक नहीं है। चैप्टर फर्स्ट में 6 टॉपिक नहीं है, चैप्टर फर्स्ट में इसके पहले भी कुछ है, जैसे द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज होता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का अपना कुछ वेट होगा। ठीक है, कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, मास होगा, और ये कुछ जगह घेरेगा। तो जिसका भी द्रव्यमान हो और जो भी स्थान घेरे उसको हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, उसके बाद आप लोग को द्रव्य की अवस्थाएं बताई जाएंगी जो आप लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर उसके बाद है द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, 2 भाग में किया जाता है, रासायनिक आधार पर और ये भौतिक आधार पर। रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस होता है। रासायनिक आधार पर 2 होता है, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में तत्व हम पढ़ते हैं और मिश्रण में समांगी विषमांगी पढ़ते हैं। समांगी में विलयन पढ़ते हैं, विषमांगी में कोलाइडो निलंबन पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 9th में है ये सारी चीजें। ठीक है, हम मेन ये पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, हालांकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, ताप क्या होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, ये जितना भी चीजें हम बोल रहे हैं ना स्टार्टिंग का, वो सब आप लोगों को क्लास 9th में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सार्थक अंक। ठीक, तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में जो सबसे पहला टॉपिक हम लिए हैं वो लिए है सार्थक अंक का। ठीक, टॉपिक है सार्थक अंक। क्या होता है? सार्थक अंक होता क्या है? देखिए, सार्थक अंक एक ऐसा अंक होता है ना, जो फिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल में हम कहें 2 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम पूछे इसमें कितना सार्थक अंक है तो 1, इसमें कितना सार्थक अंक है तो 1। लेकिन अगर हम इसी को पॉइंट लगा के लिख दें, अगर हम इसी को पॉइंट लगा के लिख दें तो अब इसमें हो गया सार्थक अंक 4। ठीक है, तो ये सही नहीं है, मतलब जितना इसमें सार्थक अंक है उतना ही इसमें सार्थक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो सार्थक अंक एक एक्यूरेट वैल्यू होता है ना, एकदम शुद्ध माप होता है। ठीक है, सार्थक अंक क्या होता है, हम सिंपल भाषा में कहें तो सार्थक अंक एक ऐसा वैल्यू होता है जो एकदम प्योर होता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित करेक्ट होता है, एक करेक्ट वैल्यू। ठीक है, हमसे सार्थक अंक का डेफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो
देखिए ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आवाज आ रहा था। तो सार्थक क्या होता है, करेक्ट वैल्यू होता है ना, एक निश्चित मान होता है। हमसे इसमें कोई सार्थक अंक का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, हमको नंबर देगा और ये पूछेगा कि कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो लेक्चर आपका मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक एक निश्चित मान होता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी चीज को नापें, ठीक है, तो हो सकता है उसके मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए, है ना, एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए एक मतलब ये टर्म आया है सार्थक अंक। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए पहला बात, जो सार्थक अंक होता है ना, जैसे सभी अशून्य संख्या है, सार्थक अंक कौन कौन सा होता है, मैं यही ध्यान देना है आपको। देखिए सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई सार्थक अंक पूछे तो 3, इसमें 3 सार्थक अंक है। इसमें कोई सार्थक अंक पूछे तो 4 सार्थक अंक है। ठीक है, 2.456। इसमें कोई सार्थक अंक पूछे तो 4 सार्थक अंक है। ठीक है, कोई भी अंक रहेगा, ठीक है, वो शून्य ना हो, 2 3 4 कोई भी डिजिट हो, ठीक है, तो वो सार्थक अंक होगा। कोई भी डिजिट होगा वो सार्थक अंक होगा, पहला बात। दूसरा, अगर शून्य सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है, अगर शून्य जो है वो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है, ठीक है, जैसे ऐसी शून्य संख्याएं यदि शून्य अंकों के बीच में आ रहा है तो उसे सार्थक अंक भी गिनेंगे। ठीक है, जैसे 1 0 0 4, ये भी ये 1 है, ये 4 है, तो 2 अंकों के बीच में आ गया, तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक। ठीक है, 4 सार्थक अंक। 1.005, पॉइंट लगे, पॉइंट के बाद 0 हो चाहे पॉइंट के पहले 0 हो, लेकिन पॉइंट के पहले 0 हो चाहे पॉइंट के बाद 0 हो, लेकिन वो बंद हो 2 अंकों से या 2 सार्थक अंकों से। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। ठीक है, देखिए अब हम पीछे बताए थे कि सभी अशून्य संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या होंगी, सार्थक अंक। तो अगर कोई 0 अंकों से बंद है, यहाँ पे देखिए ये 0 2 अंकों से के बीच में है। ठीक है, अगर कोई 0 अंकों के बीच में होगा, बात समझ में आ रहा है, ये 2 अंकों के बीच में है, तो उस 0 को हम सार्थक अंक में गिनेंगे। यहाँ भी 4 सार्थक अंक है। ठीक, बात समझ में आ रहा है, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया होता है ना कि आप लोग लिख लिया करिए, जब भी स्टार्ट करें हम मतलब टॉपिक, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। इससे होगा कि आपको याद होता चलेगा, तो आपको रिवीजन में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, हो गया, बिठा देना है। चलिए, तो अभी हम 2 चीज पढ़े सार्थक अंक में। पहला देखें कि सभी अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, सभी अशून्य सार्थक अंक होंगे। दूसरा देखें, अगर अंक और अंक के बीच में 0 आ रहा है, ठीक है, तब भी वो सार्थक अंक होगा। तीसरा बात है, तीसरा ये है कि अगर शून्य दशमलव के पहले आए, तो उसे
सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। दशमलव के पहले क्या पहले आए, ठीक है, शून्य यदि पहले आए, ठीक है। अब चाहे दशमलव के पहले आए चाहे अंक के पहले आए, ठीक है, उसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। जैसे 0.003, यहाँ पे देखिए एक शून्य है, सॉरी दो शून्य है जो दशमलव के बाद है, ठीक है, और एक शून्य है जो दशमलव के पहले है, ठीक है। लेकिन इसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे अगर शून्य पहले आ रहा है, ठीक है, अगर 0 पहले आ रहा है, यदि शून्य पहले आए तो उसे सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, ठीक है, चाहे वो दशमलव के पहले आए चाहे अंक के पहले आए, ठीक है। अगर पहले आएगा तो उसे हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो यहाँ एक सार्थक अंक है। आप बताइए इसमें कितने सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक? एक। अच्छा 0.0002 0.00203 कितने सार्थक अंक? 0 अगर, हाँ ठीक है, 0 अगर दशमलव के मतलब किसी भी कंडीशन में 0 पहले आएगा तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जो 0 है इन दोनों के बीच में है, अंकों के बीच में जो 0 होता है उसको हम सार्थक अंक में गिनते हैं। तो यहाँ पे 3 सार्थक अंक, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए एरेस्ट कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए डाल दें। अच्छा 3 चीज देखें। पहला ये देखें कि जो भी अशून्य होगा, जैसे जो शून्य नहीं होगा वो सार्थक अंक होगा, अगर शून्य अंकों के बीच में आएगा तभी सार्थक अंक होगा। तीसरा, अगर शून्य पहले आएगा तो सार्थक अंक नहीं होगा। अच्छा चौथा बात, यदि शून्य, ध्यान सुनिएगा, यदि शून्य दशमलव के बाद आए, यदि शून्य दशमलव के बाद आए तो वह सार्थक अंक होगा, है ना। यदि शून्य दशमलव के बाद आएगा तो वो सार्थक अंक होगा, ठीक। जैसे 5.00 यहाँ पर 3 सार्थक अंक, क्योंकि दशमलव के बाद आ रहा है, 3 सार्थक अंक, ठीक है। 0050 क्या बताइए, ठीक है, दशमलव के बाद एक 0 आ रहा है, मतलब एक ये सार्थक अंक, एक ये, यहाँ पर 2 सार्थक अंक। हाँ लेकिन जैसे ये लिखा रहे हैं, यहाँ पर 500 है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 नहीं है। तो जब दशमलव के बाद 0 नहीं होगा तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक सार्थक अंक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले हम देखें कि जितनी भी अशून्य संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सभी सार्थक अंक होते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर कोई शून्य संख्या है, शून्य अंकों के बीच में आ रहा है, अगर कोई 0 है जो अंकों के बीच में आ रहा है, ठीक है, तब भी हम उसको सार्थक अंक में ले रहे हैं। लेकिन अगर शून्य पहले आ रहा है, चाहे वो दशमलव के पहले आए चाहे अंक के पहले आए, तब हम उसको सार्थक अंक में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चौथा बात, जो शून्य है दशमलव के बाद आ रहा है, ठीक है, तो उसको सार्थक अंक ले रहे हैं। लेकिन अगर अंक के बाद शून्य आ रहा है, डायरेक्ट दशमलव नहीं लगा है, तो उसको हम सार्थक अंक में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप फिफ्थ नियम भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए इतना, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए तो पहला हम देखेंगे जो भी अशून्य संख्या होगा वो सार्थक अंक होगा। दूसरा हम देखें अगर अंक और अंक के बीच में 0 आएगा
तो भी वो सार्थक अंक होगा। तीसरा हम देखें, अगर दशमलव अगर 0 पहले आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। अगर दशमलव के बाद आ रहा है 0 तो वो सार्थक अंक होगा, ठीक है। लेकिन अगर अंक के बाद तुरंत बाद आ रहा है, अंक के बाद 0 आ जा रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट, किसी की जो घात होती है, किसी का घात है ना, यहाँ बोले पावर, ठीक है, सार्थक अंक नहीं होता है। किसी का जो पावर होता है उसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे 2 × 10⁻², यहाँ पर ये सार्थक अंक नहीं है क्योंकि ये पावर है। पावर अगर जैसे देखिए उसको हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक सार्थक अंक बन गया। अब हम कह रहे हैं आप लोग बताइएगा 2.0 × 10⁻3, 1.004 × 10⁻5, 4.6 × 10⁻, बताइए कितने सार्थक अंक है इसमें? दो सार्थक अंक, क्योंकि दशमलव के बाद का 0 काउंट करते हैं। इसमें 4 सार्थक अंक, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो अंकों के बीच में है। बात समझ आ रहा है? अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक ये बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है 20.0 में? हाँ देखिए, अंक के तुरंत बाद आएगा तो वो संख्या कम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव के बाद 0 सार्थक अंक होता है और अंक सार्थक अंक होता है। तो 2 सार्थक अंकों के बीच में अगर कोई 0 आता है, ध्यान सुनिएगा, 2 सार्थक अंकों के बीच में अगर कोई 0 आता है तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक होगा, ठीक है, 3 सार्थक अंक, ठीक है। ऐसे अगर अंक के तुरंत बाद आता तो हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये 0 सार्थक अंक बन गया है और ये 2 सार्थक अंक है, तो यहाँ पर 2 सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है 0, तब हम उसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे, ठीक है। लिखिए जल्दी, एक लास्ट लिख दे। देखिए अगर कोई प्योर नंबर है, ठीक है, शुद्ध, यदि कोई शुद्ध मान है या प्योर नंबर, ठीक है, शुद्ध मान है या कोई स्थिर कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है, ठीक है, शुद्ध मान या स्थिरांक के लिए किसी शुद्ध मान या स्थिरांक के लिए, है ना, अनंत सार्थक अंक होता है, अनंत सार्थक अंक होता है। जैसे ये चतुर्भुज वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 4a। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू, शुद्ध वैल्यू, उसको चेंज नहीं किया सकता ना, तो इसलिए इसका जो सार्थक अंक होगा वो अनंत होगा, अनंत सार्थक अंक, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग धन का देखेंगे तो शायद 6a² होता है, ठीक है, तो ये भी एक इनफाइनाइट है। अच्छा इसमें अगर कोई पूछे, एक क्वेश्चन दे देना आप लोग को, इतना नोट करिए। यदि कोई आपसे पूछे अगर कि ये बताओ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, कितने सार्थक अंक? तो आप लोग को एक बात पता है कि जो पावर होता है उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इस हिसाब से एक सार्थक अंक हुआ, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट को लाइट चेंज नहीं होगा ना, मतलब ये 3 × 10⁸ है तो वो 8 ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा अनंत सार्थक अंक, अनंत सार्थक अंक,
ठीक है, तो ये लेक्चर था सार्थक अंकों पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लास्ट टाइम में रिवाइज करा देते हैं, तुरंत देखिए। देखिए हम क्या क्या बताए हैं। अगर पहला बात कोई भी अशून्य संख्या होगा तो वो सार्थक अंक होगा, कोई भी अशून्य होगा वो सार्थक अंक होगा। दूसरा बात, अगर जो शून्य है वो अंक और अंक के बीच में आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा। या एक चीज और था इसमें, अगर कोई शून्य है जो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है, ठीक है, शून्य किसके बीच में आ रहा है, सार्थक अंकों के बीच में, तब वो सार्थक अंक ले लेंगे शून्य को। ठीक है, तीसरा हम बोले थे कि अगर शून्य पहले आएगा, शून्य क्या होगा, पहले आएगा, तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, जितने भी नंबर है वो सार्थक अंक होंगे। अगर जीरो बीच में आ रहा है अंकों के तो सार्थक अंक होगा, या दो सार्थक अंकों के बीच में जीरो आएगा तो वो सार्थक अंक होगा। तीसरा, जीरो अगर पहले आ जाए तो सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन अगर यही जीरो दशमलव के बाद आए, दशमलव के बाद आए जीरो, तो वो सार्थक अंक होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट चला जैसे 500 तब ये जीरो सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे वो सार्थक अंक होंगे। अगर अंक अंक के बीच में आ रहा है, मतलब दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है कोई शून्य, तो वो सार्थक अंक होगा। अगर शून्य पहले आ रहा है तो सार्थक अंक नहीं होगा, दशमलव के बाद आ रहा है तो होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट चला रहा है अंक के तुरंत बाद तो सार्थक अंक उस जीरो को नहीं मानेंगे, अंक को मानेंगे लेकिन उस जीरो को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो था, किसी का जो पावर होगा वो सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो एक सार्थक अंकों की बात थी। नेक्स्ट जो हम क्लास अपलोड करेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे कि सार्थक अंकों का जो जोड़ घटाना होता है या गुणा भाग होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्लास रहेगा सार्थक अंकों का। ठीक है, हालांकि ये भी थोड़ा छोटा ही क्लास था, लगभग 25 मिनट का हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमको कमेंट करिए या मतलब बता दीजिए कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे फिर से समझाइए, तो हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो हम आप लोग को फिर से वो चीज़ समझाएंगे, उसके बाद हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगले ये सार्थक अंक था। ठीक है, अभी हम इस पे राउंड ऑफ करना नहीं बताए हैं, दो चीज़ें बची हैं जो नेक्स्ट क्लास में होंगी। ठीक है, जब हम आपको राउंड ऑफ करेंगे, जैसे दशमलव के बाद संख्याएं आती हैं तो कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद सार्थक अंकों का जो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, या गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए। ठीक है, तो 2 लेक्चर में सार्थक अंक कंप्लीट होंगे और जो टॉपिक हम बताए हैं स्टार्टिंग में वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो हमारे में गलती लगे वो आप हमको बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।